हाँ जी, नमस्कार। अपने एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें बात करेंगे अपने राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो कल अपने इसकी सिलेबस पर बात की थी। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपने कौन कौन से टॉपिक अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपने इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं कुछ इसके बारे में बताने की कोशिश करूँ। देखो इधर देखिएगा कि भारत में एक शासन व्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अब ये संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? इसका सिंपल सा अर्थ है कि अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह शासन व्यवस्था लागू की जा रही है तो वहां पर आपको दो प्रकार से शासन संचालन करने का यानी शासन संचालन करने की आपको शक्ति दान प्रदान की जाएगी। जैसे अगर ये शासन व्यवस्था तो एक तो केंद्र के अंदर शासन चलाने की शक्ति आपको प्रदान की जाएगी और दूसरा राज्य के अंदर। ठीक है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ यही होता है कि वहां पर जो शासन का जो संचालन है वो कितने स्तर पर होगा? दो स्तर पर होगा। कितने स्तर पर होगा? दो स्तर पर। तो भारत में ये शासन व्यवस्था हमने किस देश से ली है? भारत में ये शासन व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। कहां से ली है? कनाडा से। और भारत में दो स्तर के शासन व्यवस्था का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। एक तो केंद्र में किया जाता है और एक कहां किया जाता है? राज्य में। तो केंद्र में इस शासन व्यवस्था के अनुसार सरकार के कितने अंग रहेंगे? शासन संचालन करने में जो भूमिका रखेंगे वो कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। एक तो जिसको हम बोलेंगे केंद्रीय कार्यपालिका, एक हम कहेंगे व्यवस्थापिका और एक हम कहेंगे न्यायपालिका। क्या बोलेंगे? न्यायपालिका। ठीक है भी। और इसी प्रकार राज्य में भी यही व्यवस्था रहेगी। राज्य में भी क्या होगा? राज्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और कौन सी रहेगी? न्यायपालिका। क्लियर है? तो यानी ये जो दो प्रकार की शासन व्यवस्था का जो संचालन हम कर रहे हैं वो किस विशेषता के आधार पर कर रहे हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर कर रहे हैं। और ये कहां से लिया हमने? कनाडा से लिया। अब हमें आज की क्लास में ये अध्ययन करना है कि जो राजस्थान की जो कार्यपालिका है, ठीक है, उस कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से पदाधिकारी है उस पर अपने क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो कार्यपालिका है ये कार्यपालिका संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण कितने प्रकार की रहेगी? 2 प्रकार की रहेगी। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की किस प्रकार होगा इसका विभाजन देख लो। देखो इधर कौन सी शासन व्यवस्था के कारण? संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण। ऐसे करते हैं इसको, संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण। तो एक तो हो जाएगी कौन सी कार्यपालिका? संघ कार्यपालिका। और एक कौन सी हो जाएगी? राज्य कार्यपालिका। बात क्लियर है? और भारत के संविधान में ये जो कार्यपालिका है इसका जो प्रावधान है वो कहां पर किया गया है? केंद्र की कार्यपालिका का प्रावधान है वो भाग 5 और जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल पढ़ोगे आप 52 से 78 तक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत हम किसको शामिल करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, केंद्र की कार्यपालिका में हम शामिल करेंगे एक तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को। इसकी एक टीम रहेगी जिसको हम बोलेंगे मंत्रिपरिषद और इनके कानूनी सलाहकार रहेंगे जिसको हम बोलेंगे महान्यायवादी। इन सभी को मिलाकर एक कार्यपालिका कंप्लीटली बनती है जिसको हम बोलेंगे केंद्र की कार्यपालिका। और जिसका जो विस्तार है, जिसका जो उल्लेख है वो किस भाग में किया गया है? भाग 5 और आर्टिकल 52 से 78 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार हमारे राज्य कार्यपालिका का भी प्रावधान किया गया है और राज्य कार्यपालिका का प्रावधान है वो भाग 6 और अनुच्छेद आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 152 से आर्टिकल 167 तक किसका उल्लेख किया गया? राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है।
सबसे बड़ी बात है कि राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहला बिंदु रहेगा हमारा राज्यपाल। कौन सा रहेगा भाई? राज्यपाल। और उसके बाद में आएगा मुख्यमंत्री, और फिर रहेगा मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के बाद में जो रहेगा वो रहेगा महाधिवक्ता। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य महाधिवक्ता होता है। तो ये जो दो प्रकार की कार्यपालिका का हमने विभाजन किया है, विभाजन को व्यवस्था के किया है, व्यवस्था के आधार पर किया है। अब जो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा हमारे में राजस्थान की, वो रहेगा हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा रहेगा? राजस्थान का राज्यपाल या गवर्नर। क्लियर है? तो बात करते हैं राज्यपाल। तो देखो भाई, राज्यपाल को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके बारे में एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राज्यपाल है, इसका हमारे संविधान के अनुसार जो प्रावधान है वो कहां किया गया है? तो प्रश्न आता है तो सिंपल सा, तो भाग 5, और आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो रहेगा आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 162 तक जो प्रावधान किया गया है वो हमारे यहाँ पर राज्यपाल का किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो राज्यपाल जो होता है, इसका जो पद है, यानी इसका जो पद है वो किस देश से ग्रहण किया गया है, ये किस देश से लिया गया है? तो इसके पद की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। यानी कनाडा से ये हमने क्या किया है? पद ग्रहण किया है। अब बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो राज्यपाल होता है, इस राज्यपाल के बारे में इस प्रकार अपने अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले तो राज्यपाल के पद की विशेषता क्या रहेगी, यानी भी जो हमारा राज्यपाल है, इस राज्यपाल की जो पद विशेषता है वो क्या रहेगी। उसके बाद में राज्यपाल की अपने आप में क्या भूमिका है, क्योंकि राज्यपाल का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आगे धीरे धीरे हम चीजें पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। और तीसरा, राज्यपाल का जो प्रावधान है, इसके पद का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, यानी पद का प्रावधान। फिर हम पढ़ेंगे हर एक आर्टिकल को विस्तार से। ठीक है भाई? तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो राज्यपाल का जो पद है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता इसकी ये है कि राज्यपाल को हम कहते हैं कि ये राज्य का क्या है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। क्या है भाई? संवैधानिक प्रमुख। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक प्रमुख का मतलब क्या है। देखो, संवैधानिक प्रमुख का मतलब है कि जिस प्रकार, समझना इस बात को, कि जिस प्रकार केंद्र में सबसे बड़ा संविधान के अनुसार जो पद है वो कौन सा है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति है वो संविधान का क्या माना जाता है? केंद्र में संरक्षक माना जाता है। उसी को राज्य में संवैधानिक संरक्षक माना जाता है। इसी प्रकार इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम कहते हैं कि ये अपने आप में क्या होंगे? संवैधानिक प्रमुख होंगे। तो राज्यपाल तो है वो तो राज्य में संवैधानिक प्रमुख है, और राष्ट्रपति है वो कहां संवैधानिक प्रमुख माना जाएगा? केंद्र में संवैधानिक प्रमुख माना जाएगा। अब बात करते हैं आगे। दूसरा एक बिंदु और पूछा जाता है, और वो ये पूछा जाता है कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल जो है वो क्या होगा कि कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का क्या होता है भाई? प्रमुख होता है। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का क्या होता है? प्रमुख होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये स्टेटमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यपाल जो होता है वो क्या है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। क्यों भाई इसे हम कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख क्यों कहते हैं? क्योंकि सुनो कि कार्यपालिका शक्ति का मतलब ये होता है शासन संचालन करना। कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या होता है? शासन का संचालन करना। क्योंकि
जैसे राजस्थान है, राजस्थान में शासन संचालन करना, ठीक है, या अन्य राज्यों में जो शासन संचालन करना है, जितने भी जो पावर यूज की जाएगी वो किस में काउंट की, कार्यपालिका शक्ति में काउंट की जाएगी। यहाँ पर का राज्यपाल को ये कहते हैं कि राज्यपाल ही क्या करेगा, शासन संचालन करेगा, किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह राज्यपाल क्या होगा, कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख माना जाता है। से क्वेश्चन और बन जाता है और बहुत ही दिक्कत आती है, को पढ़ चुके हैं एग्जामिनर, यहां से ये चुका है। देखो इधर एक चीज हम पढ़ते हैं कि वास्तविक अध्यक्ष, और एक पढ़ते हैं हम नाम मात्र अध्यक्ष। यानी क्वेश्चन आया कि कार्यपालिका शक्ति जो है उसका, यानी किस शक्ति का, कार्यपालिका शक्ति है उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा, कौन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक अध्यक्ष किसको माना जाता है, मुख्यमंत्री को, और नाममात्र अध्यक्ष किसको माना जाता है भाई, राज्यपाल को। क्यों भाई, ऐसा क्यों? फिर पहले पढ़ा कि शासन चलाने की जो शक्ति है वो तो सारी किसमें, राज्यपाल में, और ये इसकी क्या है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था चल रही है जिसको हम बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। अब ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था चलती है वहां पर जो कार्य है वो दो तरीके से किए जाते हैं। एक तो किया जाता है संविधान अकॉर्डिंग और एक किया जाता है व्यवहार के आधार पर। पर समझ में नहीं आया तो देखो इधर, आप लोग देखा होगा राष्ट्रपति में, इसका मतलब है कि सारे काम है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि व्यवहार में पीएम कर रहे हैं। तो यानी जहां संसदीय व्यवस्था होगी वहां पर दो तरीके से काम होंगे, एक तो संविधान के अकॉर्डिंग होंगे और होंगे। संविधान कहता है कि सारे काम कौन करेगा, संविधान कहता है कि सारे काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति है अपना काम किससे करवा रहा है, प्रधानमंत्री से। यानी राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री, वास्तविक रूप से। तो यहां पर इस प्रकार से एग्जामिनर है संसदीय शासन व्यवस्था को आधार बनाकर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि चलो हमने ये तो पूछ लिया, हमने ये तो पढ़ लिया कि कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष कौन होता है राज्य में, राज्यपाल, लेकिन व्यवहार में वास्तविक अध्यक्ष किसको, वास्तविक अध्यक्ष मान। ठीक है, ये बिंदु आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, अभी मैं नोट करवा दूंगा इसको। तीसरा एक बिंदु और आता है जिससे हम बोलते हैं कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल जो है वो क्या है कि विधानमंडल, विधानमंडल का क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग। ठीक है, अभिन्न अंग का मतलब हो गया, देखो इधर का जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल में हम किस किस को शामिल, इसका हुआ कि विधानसभा कानून बनाएगी, कानून पास करेगी और देगा राज्यपाल। यानी कानून निर्माण में किसकी भूमिका है, मुख्य रूप से राज्यपाल की भी भूमिका है। और राज्यपाल की भूमिका है तो इसलिए हम कहते हैं कि राज्यपाल विधानमंडल का क्या होता है, एक अभिन्न अंग भी होता है। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान से नोट करनी है अपने को, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया उसको यहां स्टार लगा के लिखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था के कारण, सुनिएगा इस बात को, कि संसदीय शासन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था के कारण कार्यपालिका शक्ति का, जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका जो शक्ति है उसका वास्तविक अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष है वो किसको मानेंगे, वो मानेंगे सीएम को। ठीक है, वो तो किसको मानेंगे भाई, सीएम को। और नामात्र अध्यक्ष किसको मानेंगे, तो नामात्र जो अध्यक्ष है वो हमारा कौन हो जाएगा, राज्यपाल। और ये सारे फैक्टर किस वजह से हो रहे हैं, संसदीय शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग, क्योंकि संसदीय शासन
क्या कहती है कि नहीं होगी हमारे राज्यपाल के पद की विशेषता की। तो हमने स्टार्ट किया था यहां से, तो देखिएगा कि जो राज्यपाल है उसकी जो पद की जो विशेषता रहेगी वो सबसे पहले क्या क्या रहेगी, वो रहेगी कि एक तो वो क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, एक क्या होगा, कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, दूसरा राज्य विधानमंडल का क्या होगा, अंग होगा। ठीक है, और संसदीय शासन व्यवस्था के कारण कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक अध्यक्ष तो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, और नामात्र अध्यक्ष कौन होगा भाई, राज्यपाल होगा। लगता है कि यहां तक आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यपाल होता है उसकी क्या भूमिका रहती है, यानी राज्य में उसकी भूमिका क्या रहती है। तो भूमिका जो है वो ये रहती है कि ये दोहरी भूमिका निभाता है। यानी कैसी भूमिका निभाएगा, दोहरी भूमिका। अब दोहरी भूमिका का मतलब कैसे, एक तो ये क्या करेगा, केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा, प्रतिनिधि के रूप में। कैसे भाई, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कैसे करता है कि जो भी राज्य सरकार काम करती है, यानी जैसे मान के चलो राजस्थान में गहलोत सरकार है, और गहलोत सरकार के द्वारा जो भी प्रशासनिक और विधायी कार्य जो किए जाते हैं, वो सारे जो कार्य हैं उनकी जो सूचना है समय समय पर केंद्र सरकार को कौन देता है, राज्यपाल देता है। तो यानी एक तो ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, और दूसरा राजस्थान के अंदर या मान के चलो राज्य के अंदर क्या है, ये क्या होता है, शासन चलाने में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कार्यपालिका शक्ति का क्या होता है, ये कार्यपालिका शक्ति जो है उसका क्या होता है, प्रमुख होता है। इस वजह से इस व्यक्ति की जो भूमिका रहती है वो कैसी रहती है, दो प्रकार की भूमिका बनी रहती है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और राज्य कार्यपालिका के रूप में। ठीक है भाई, अब एक हमारे सामने एक बिंदु हो रहा है, और वो बिंदु ये है कि जो पद का जो प्रावधान है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल का पद का जो प्रावधान यानी पद का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है वो किया गया अनुच्छेद 153 में। किसमें किया गया, अनुच्छेद 153 में इसके पद का प्रावधान किया गया है। तो लिखते हैं कि जो अनुच्छेद 153 है, 153 में इसके पद का प्रावधान किया गया है। पद का उल्लेख क्लियर है। तो यहां से 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहला विशेषता में, भूमिका में और पद का प्रावधान। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे। अब आगे जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे पद का निर्माण कब किया गया और राजस्थान में इस पद में सबसे पहले किस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है भाई, राजस्थान में राज्यपाल बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग इस बात को नहीं जानते या जानते भी होंगे कि राजस्थान जो है उसमें हमारे यहाँ पर राज्यपाल का पद कब बनाया गया भी, तो ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में राज्यपाल के पद का गठन 1956 में होता है। उससे पहले राजस्थान में राज्यपाल का पद था ही नहीं। उससे पहले राजस्थान में जो कार्य कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, राज्य प्रमुख के रूप में कार्य किया जा रहा था। अब इसको सुनो, जब हमारे देश आजाद हुआ, थोड़ा समझिए इस बात को। जब हमारा देश आजाद होता है तो देश आजाद होने के बाद में हमारे यहाँ पर जो राज्य हैं, राज्यों की 3 श्रेणियां बनाई जाती है। एक तो कौन सी श्रेणी बनाई जाती है, ए, बी, सी और डी। यानी जब भारत आजाद होता है तो भारत के आजादी के समय राज्यों की जो श्रेणियां थी वो कितने प्रकार के राज्यों की श्रेणी थी, 4 प्रकार के राज्यों की श्रेणियां थी। एक कौन सी थी, ए, बी और सी और डी। अब एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था, तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य था, बी श्रेणी का। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए था कि ए श्रेणी में वो राज्य थे जो पहले किसी समय ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाने जाते थे, जो अंग्रेजों के सीधे अधिकार में थे, और यहां पर नियुक्त किया गया था राज्यपाल। आजादी के बाद में यहां पर क्या नियुक्त किया गया था, राज्यपाल। बी श्रेणी के
वो राज्य थे जहां पहले कभी क्या हुआ करता था, रजवाड़ा हुआ करता था, रियासतें हुआ करती थी। और आप इस बात को भली भांति जानते हो कि राजस्थान है वो एक रियासतों का राज्य था। और राजस्थान का गठन है वो हमने कब किया था, 30 मार्च 1949 को। तो यहां पर यह व्यवस्था की गई थी कि जहां रजवाड़ों का एकीकरण करके एक स्टेट, वहां जो एक प्रमुख बनाया जाएगा, वहां पर बनाया जाएगा राज प्रमुख। तो राजस्थान एक का राज्य, एक रजवाड़ा था, और यहां पर हमारे 30 मार्च 1949 को संवैधानिक प्रमुख जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, राज प्रमुख को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, राज प्रमुख। और हमारे पहले और एकमात्र राज प्रमुख बने थे कौन, जयपुर के महाराज जिनको बोलते थे मानसिंह, सवाई मानसिंह द्वितीय। ये हमारे एकमात्र और पहले क्या थे, राज प्रमुख थे। तो पहले ये व्यवस्था संचालित थी। सी और डी में, सी में छोटे रियासतें और छोटे राज्य थे, और डी में कमिश्नरी क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं कुर्ग है, दिल्ली है, अजमेर, मेरवाड़ा है और बलूचिस्तान। इस प्रकार हमारे भारत में 4 श्रेणियां थी। अब हुआ ये कि नेहरू सरकार के नेतृत्व में, नेहरू जी की सरकार के नेतृत्व में संविधान में एक संशोधन किया गया। और संविधान में जो संशोधन है वो कौन सा किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956। क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ पर भारत में बहुत सारे राज्य, अलग अलग राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। भाषा के आधार पर, कल्चर यानी संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन किया जाने लगा। हमारे यहाँ पर भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश किया गया, तो अलग अलग राज्य निर्माण होने लगी, मांग होने लगी। तो यहाँ पर गठन हुआ। तब क्या हुआ कि नेहरू सरकार के नेतृत्व में एक संशोधन किया गया, और वो संशोधन था कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956। और एक कानून बनाया गया जिसे हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब इस अधिनियम के आधार पर हमारे भारत के जो 4 श्रेणियां थी राज्यों की, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 4 श्रेणियों में से मात्र कौन सी श्रेणी रखेगी, 2 श्रेणी रखेगी। और 2 श्रेणी कौन कौन सी रखेगी, एक तो ए और एक बी। कहने का मतलब ये था, नई 2 श्रेणियां बनाएगी। एक नई श्रेणी कौन सी बनाएगी, ए, और एक कौन सी बनाएगी, बी। ये जो ए श्रेणी है इसमें बी और सी को समाप्त करके क्या कर दिया, शामिल कर दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बी और सी को समाप्त करके किस में शामिल कर दिया, ए में शामिल कर दिया। और एक जो डी थी उसको किस में शामिल कर लिया, बी में शामिल कर लिया। यानी डी को किस में लेके आगे, बी में। ए श्रेणी में तो हमने रखे राज्य, ए श्रेणी में क्या रखे, राज्य। और बी श्रेणी में हमने क्या रखे, केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ में आ रही है, केंद्र शासित प्रदेश। तो 1956 में 14 राज्य थे, कितने राज्य बनाए, 14। और केंद्र शासित प्रदेश हमने कितने बनाए, 6, 1956 में। तब ये जो रजवाड़ा था, अब वो रजवाड़ा है वो पूर्ण रूप से किस में शामिल हो जाता है, स्टेट में शामिल हो जाता है। और रजवाड़े में जो संवैधानिक प्रमुख का पद था वो हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसके स्थान पर हमने कौन सा पद बना दिया, राज्यपाल का पद बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में राज्यपाल का जो पद है वो कब स्थापित होता है, राजस्थान में राज्यपाल का होता है 1 नवंबर 1956 को। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 7वां संविधान संशोधन 1900 के माध्यम से। बड़े ही फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर के द्वारा पूछे भी यहां से जाते हैं। थोड़ा मैं लिख देता हूं, सुनिए ध्यान से। तो राजस्थान में राज्यपाल के पद का सृजन, तो राजस्थान में राज्यपाल के पद का सृजन कब होता है भाई, 1 नवंबर 1956 को होता है। और 1 नवंबर 1956 को कौन से संशोधन के माध्यम से किया गया, तो संशोधन आपसे पूछा जाए तो आप आंसर दोगे कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956। आपसे पूछा जाए भी किस अधिनियम के आधार पर ये गठन किया गया, तो अधिनियम पूछा जाए तो कौन सा रहेगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब एक क्वेश्चन यहां से बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जो पहले राज्यपाल बनाए गए, यानी राजस्थान में जो प्रथम राज्यपाल वो कौन बनाए गए भाई, वो बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बनाए गए थे, गुरुमुख निहाल सिंह। और आपको पता होगा कि गुरुमुख निहाल सिंह
राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले दिल्ली के ख्यात मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, यानी दिल्ली के पहले ये मुख्यमंत्री, बाद में जब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है यूटी में शामिल हो जाता है, वहां से इनको अपने राजस्थान में राज प्रमुख पद समाप्त करके बना दिया जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो राज प्रमुख रहते हैं, राज प्रमुख वो कौन रहते हैं? सवाई मानसिंह। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सवाई मानसिंह जो है सेकंड, वो हमारे यहाँ पर राज प्रमुख रहते हैं, जो कि कब तक रहते हैं? 1 नवंबर 1956 तक। बाद में इनका पद क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो ये राजस्थान में राज्यपाल के पद के निर्माण की कहानी थी। तो पहले हमने बात कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है? संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कितने पार्ट रहेंगे? 2। तो कौन सी रहेगी? एक तो रहेगी संघ की कार्यपालिका और एक कौन सी रहेगी? कार्यपालिका। और राज्य कार्यपालिका में सबसे पहले इसकी बात की, राज्यपाल के पद की बात की। यहां पर भाग 6 करना है, ठीक है? तो यानी भाग 6 और कौन सा रहेगा? आर्टिकल कौन सा रहेगा? 152 से 162 रहेगा। और किया हमने, ये पद हमने ग्रहण किया कनाडा से, कि विशेष भूमिका और पद का प्रावधान, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीटली राज्य का अध्यक्ष को कहते हैं। यहाँ पर कौन सी व्यवस्था संचालित है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का संचालन किया गया। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब बना? राजस्थान में पद का जो सर्जन है राज्यपाल का, वो कब होता है? अभी 1 नवंबर 1956 को की कहानी आपके सामने मैंने नोट। अब बात करते हैं आगे, सुनिए। अब आगे जो अगला जो बिंदु आता है वो आता है संवैधानिक प्रावधान। क्योंकि हम जब राज्यपाल को पढ़ते हैं तो आजकल एग्जामिनर भी क्या करता है भाई? आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है। तो संवैधानिक प्रावधान यानी आर्टिकल के हिसाब से हम राज्यपाल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला आर्टिकल रहेगा जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 153। कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में ये लिखा गया है राज्य में क्या होगा, यानी मूल संविधान में इसमें क्या लिखा गया था भाई? मूल संविधान में इसमें यह लिखा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। बात क्लियर है? लेकिन बाद में मैंने आपको बताया कि जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो हमारे यहां पर राज्यों की नए बनाए गए। जो अनुभवी जो व्यक्ति थे उस पद पर हमारे यहाँ बहुत ही कम हम यहाँ पर नियुक्त की संभावना बनती थी। इसलिए क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक प्रावधान किया, और वो प्रावधान क्या किया भाई? वो ये प्रावधान किया, समझना इस बात को, कि एक संशोधन किया इस आर्टिकल में। वो कौन सा संशोधन किया? 1956 में। और इस संशोधन के माध्यम से एक नया प्रावधान जोड़ दिया। नया प्रावधान ये जोड़ दिया कि जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है। अधिक राज्यों में क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है? यानी मूल संविधान में तो लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में जब हमारे यहाँ राज्यपाल पद की आवश्यकता बढ़ी तो हमने क्या किया? इसमें एक प्रावधान और कर दिया, और वो प्रावधान संविधान संशोधन के माध्यम से किया। वो किया हमने 1956 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये प्रावधान आर्टिकल 153 में जोड़ते हमने लिखा कि जो एक व्यक्ति है ना, सकता है। अब यहां से एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताओ कि अधिकतम कितने राज्यों में एक व्यक्ति काम कर सकता है भाई? यानी एक व्यक्ति जो है
वो अधिकतम अधिकतम कितने राज्यों में काम कर सकता है? अभी मैक्सिमम राज्यों में काम करेगा। ऑप्शन डी माना गया, वो यही माना गया कि संविधान में इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया। तो यानी एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 राज्य में नियुक्त हो सकता है, 2 से अधिक राज्यों में भी क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। और ये बात जो है वो हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगी? ये बात मिलेगी हमें आर्टिकल 153 में। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद में एक अनुच्छेद और है, और वो अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 154, क्योंकि 153 के बाद में कौन सा आर्टिकल रहेगा हमारा? आर्टिकल 154। कार्यपालिका शक्ति के बारे में लिखा गया है। इसमें किसके बारे में लिखा गया है? कार्यपालिका शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है भी 153, और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा अपना? आर्टिकल 154। कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो समझे इस बात को कि जो कार्यपालिका शक्ति है, यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान में इस बारे में लिखा हुआ है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, सुनिएगा इस बात को, यानी जो राज्य कार्यपालिका शक्ति, राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। इसका मतलब ये है कि जो कार्यपालिका शक्ति होगी राज्य की ही, वो सारी किसके पास? के पास होगी। राज्यपाल, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इस बिंदु को, राज्यपाल स्वयं या अधनिष्ठ, राज्यपाल स्वयं या अधनिष्ठ अधिकारियों, अधनिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसके पास रहेगी? राष्ट्रपति के पास। सिंपल का प्रयोग है या तो खुद कर सकता है, या तो क्या कर सकता है? खुद कर सकता है, कार्यों के माध्यम से योग कर सकता है। अब देखो एग्जामिनर यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है? राज्य मंत्री परिषद, क्योंकि हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि राज्यपाल की शक्तियों का कौन करेगा? मंत्री परिषद करेगी, वो भी स्टेट की मंत्री परिषद। क्या राज्य मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद नहीं किया गया, यहां पर इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। वो किया गया 63 में। तो यहां पर प्रत्यक्ष मतलब यहां पर जो लिखा है ना अधनिष्ठ अधिकारी, यहां अधनिष्ठ अधिकारियों का तात्पर्य है व्यवहार में, यानी इस बात को समझेगा कि ये जो अधनिष्ठ अधिकारी है, अधनिष्ठ अधिकारी, ये अधनिष्ठ जो अधिकारी है, इन अधनिष्ठ अधिकारियों का जो तात्पर्य है व्यवहार में, वो किससे है? वो है राज्य मंत्री परिषद से। क्योंकि ये अधनिष्ठ अधिकारी जो कह रहा है वो किसके बारे में कह रहा है? राज्य मंत्री परिषद के बारे में कह रहा है। लेकिन आपको ये भी प्रत्यक्ष रूप से इस शब्द का उल्लेख आर्टिकल 154 में नहीं है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष
कर दिया है। से पूछा हुआ है बात। तो ये हो गया हमारा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 154। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करवा देता हूं, फिर आगे अपने चलते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनिए। तो आर्टिकल 153 तो क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल जो होगा में क्या किया जाएगा, किया जा सकता है, लेकिन आपको ये इसकी कोई सीमा का निर्धारण नहीं। क्या होगी और क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और यहां पर आपको अतिरिक्त अधिकारी है उसका जो परिषद को माना गया है। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे ध्यान से सुनते हैं। अगला जो अनुच्छेद रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, अगला अनुच्छेद रहेगा वो हमारा आर्टिकल 155 रहेगा, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 155 से लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भाई, 153 इधर आ जाओ, आर्टिकल 155 समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अनुच्छेद 155 आप लोगों ने खूब पढ़ा इसके बारे में कि आर्टिकल 155 में किसका उल्लेख है। आर्टिकल 155 में उल्लेख जो किया गया वो किया गया है नियुक्ति के बारे में, कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो उसका प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 155 में। पहला ही क्वेश्चन, नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा भाई, तो ध्यान रखना है इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की 155 के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। दूसरा, राष्ट्रपति जो नियुक्ति है वो किसके कहने पे करेगा भाई, किसकी सिफारिश पर, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, यानी केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसके कहने पर क्या करेगा कि राज्यपाल की वो नियुक्ति करेगा। दो चीजें आसान सी है हमें समझना की, लेकिन तीसरी बात ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा वो कैसे करेगा, अपने हस्ताक्षर से और एक मोहर लगाकर पत्र जारी करेगा, और वो पत्र किसको दिया जाएगा, बाकायदा राज्यपाल के पहुंचाया जाएगा, और फिर राज्यपाल की क्या की जाएगी, अपॉइंटमेंट यानी उसकी नियुक्ति की जाएगी। बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया भाई, के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी हो। जैसे केंद्र में मान के चलो भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो जहां जहां राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर जो राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा वो हमेशा अपनी ही पार्टी के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो जहां नियुक्त अपनी पार्टी के व्यक्ति को करेंगे तो वहां उससे क्या होगा, वहां से ये होगा कि उसके जो राज्य की जो कार्यपालिका यानी राज्य की जो सरकार है उसके कार्य में कहीं ना कहीं राज्यपाल अड़चन पैदा करेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल दे दूं मैं, दिल्ली। हालांकि दिल्ली में राज्यपाल का पद नहीं है, दिल्ली में उपराज्यपाल है। दिल्ली में सीएम कौन है, दिल्ली में सीएम रहेंगे हमारे केजरीवाल। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर वो कोई भी काम करेगी तो राज्यपाल से स्वीकृति लेगी, और राज्यपाल किसका है भाई, बीजेपी सरकार का, भाजपा का। तो दोनों में क्या बना रहता है, टकराव बना रहता है। यानी इसकी नियुक्ति में इस पद का सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। तो यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहां से समय समय पर हमने क्या किया, नियुक्ति को लेकर परंपराएं बनाई। ध्यान से सुनना इस बात को, इन परंपराओं का संविधान में कहीं पर किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया, ये सिर्फ परंपरा है। नियुक्ति को लेकर हमने क्या बनाई, परंपरा बनाई। परंपरा ये बनाई कि एक नंबर
कि जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, जिस राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वह उस राज्य, यानी जिस राज्य में, सॉरी लिखना है राज्यपाल राज्यपाल राज्य का मूल निवासी नहीं होगा। यानी जिस राज्य में आप राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हो वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क सिंपल सी बात है, ये पड़ेगा जैसे मान के चलो किसी राजस्थान के ही व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया, वो राजस्थान में सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और सबसे बड़ा पदाधिकारी है तो वो हमारे राजस्थान सरकार के काम में अड़चने पैदा करेगा। कैसे करेगा? वो बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहेगा भी ये काम जो कर रहे हो उसमें हमारे इस व्यक्ति को लगाओ, हमारे उस व्यक्ति को बिठाओ, तो मतलब उसकी राजनीति में क्या करेगा? वो हस्तक्षेप करेगा। तो यहां पर ये परंपरा बनाएगी कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना चाहते हो तो आप उस राज्य का मूल निवासी को नियुक्त मत कीजिए। लेकिन ये परंपराएं कई बार टूटी भी है, हर जगह इस परंपरा का कहीं ना कहीं क्या किया, तोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ परंपरा है, ये संविधान में कहीं पर इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, परंपरा को तोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, दूसरी परंपरा क्या बनी? दूसरी परंपरा ये बनी कि जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उस राज्यपाल की नियुक्ति से पहले, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व, नियुक्ति से पूर्व परामर्श किया जाए। और परामर्श किससे किया जाए? उस राज्य के मुख्यमंत्री से। जैसे मान के चलो राजस्थान में किसी राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी से पूछा जाए, कंसल्ट किया जाए कि हम इस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं, आपकी सरकार चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस परंपरा का तो मैं बात करूं तो बड़े स्तर पर दुरुपयोग होता है। आ रही बात समझ में? तो ये सिर्फ दो परंपराएं एग्जामिनर ये स्टेटमेंट में देकर पूछता है कि निम्न में से राज्य अब मैं एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जा रही है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति में सत्तारूढ़ जो पार्टी के जो सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, और इस पद का क्या किया जाता है भाई? बड़े स्तर पर दुरुपयोग किया जाता है। हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि राज्यपाल का जो पद है वो एक बात को जहां जहां राज्यपाल अपॉइंट किए हैं, जहां जहां केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है, वहां पर हमने सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति को भेज दिया। इस विरोध को, नियुक्ति के संदर्भ में इस विवाद में और इस राज्यपाल के पद को लेकर विवाद को सुलझाया जाए और कैसे इसके अंदर सुधार किया जाए, सुधार के लिए हमने कई आयोग गठित किए। यानी नियुक्ति जो विवादित नियुक्ति है, इस विवादित नियुक्ति में सुधार के लिए सरकार के द्वारा कुछ आयोगों का गठन किया गया। और आयोग में आप लोगों ने कई नाम सुने होंगे, जिसमें से मैं कुछ एक आयोगों का जिक्र करूंगा। देखो इधर, एक तो कौन सा है? एक तो आपने सरकारिया आयोग का नाम सुना होगा, सरकारिया आयोग। ये सरकारिया आयोग है 1983 में, 1983 में आता है। और एक आयोग बहुत ही प्रसिद्ध है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, पुंछी आयोग। हालांकि इन्होंने संवैधानिक सुधार के लिए कई बातें की, लेकिन जिसमें से राज्यपाल के पद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। सरकारी आयोग क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सरकारी आयोग यह कहता है कि जहां पर आप राज्यपाल बना रहे हो किसी भी राज्य में, तो पहली बात, सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति को मत बनाओ। बहुत अच्छी बात है। सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य जो है, सदस्य को राज्यपाल नियुक्त न किया जाए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आयोग की सिफारिश पर यह कहा गया कि सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त न किया जाए, नियुक्त न किया जाए? तो वो किस आयोग ने बोला? सरकारी आयोग ने। सरकारी साहब ने बोल दिया कि देखो भाई, केंद्र
सुझाव क्या, सुझाव ये दिया गया कि वहां पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। बहुत ही अच्छा सुझाव है। वहां पर या तो सामाजिक अनुभव वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। कौन से व्यक्ति को? सामाजिक अनुभव। या तो कौन सा अनुभव होना चाहिए? सामाजिक या प्रशासनिक। सामाजिक या प्रशासनिक अनुभव का जो व्यक्ति है उसी व्यक्ति को वहां पर क्या नियुक्त करो। या फिर कोई विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र का, सॉरी विशेष क्षेत्र का, या विशेष क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, विशेष क्षेत्र का, जिसका मतलब मान के चलो वैज्ञानिक हो, कर दो। ये सुझाव किस नियुक्ति के संदर्भ में? सरकारी आयोग ने। और एक बड़ी मजे वाली बात बोल के, एक ये बोल के कि आज तक जितने भी राज्यपाल पद पर नियुक्त किए गए हैं, कि आप तो अल्पसंख्यक व्यक्ति को क्या करो, व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करो, क्योंकि ये परंपरा रही है और इस परंपरा को आप क्या रखें, बनाए रखें। ये तीन मुख्य सुझाव है। ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और बोल दी सरकारिया साहब ने, वो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। वो ये बोल दी कि जब भी आप किसी राज्यपाल को नियुक्त करो तो राज्य के क्या करें, मुख्यमंत्री जी से सलाह लें, मुख्यमंत्री से परामर्श करें। ये भी बहुत बोला इन्होंने। हाँ जी, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि सरकारी आयोग में जो सिफारिशें की वो कौन कौन सी की। ठीक है। अब देखो पुंछी आयोग, पुंछी आयोग भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 2007 में ये पुंछी आयोग ने अपनी बातें रखी। पुंछी आयोग राज्यपाल के बारे में क्या बोल रहा है, नियुक्ति के बारे में, थोड़ा समझना है इस बात को। ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। पुंछी आयोग में सबसे पहले क्या बात कही उन्होंने, पहली बात की कि राज्यपाल को अगर आप हटाओ, हटाने की प्रक्रिया में इन्होंने कहा कि राज्यपाल को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए, महाभियोग का। भी राज्यपाल का जो पद है वो इसलिए दुरुपयोग किया जाता है उस पद का, क्योंकि वो किसके विश्वास पर बना रहता है, राष्ट्रपति के विश्वास पर। अभी हम पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति उसे मनमर्जी से कभी भी हटा सकता है। तो पहले जो उस पे एक जो तलवार लटकी रहती है उसको हटा दो। कहने का मतलब प्रसाद पर्यंत जो शब्द है उसको हटा दो, संविधान से ही हटा दो। और राज्यपाल के लिए एक हटाने की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली उन्होंने कि संविधान में राज्यपाल के पद पर जो बैठा व्यक्ति है उसको हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया जाए, जिसको उन्होंने कहा कि महाभियोग से उसको क्या किया जाए, हटाया जाए। तो पहला शब्द इन्होंने बोला, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बात, कि ये जो प्रसाद पर्यंत शब्द है उसको संविधान से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। पहली बात तो इन्होंने ये बोली। दूसरी इन्होंने कही कि इसको हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए, महाभियोग प्रक्रिया से राज्यपाल को क्या किया जाए, हटाया जाए। महाभियोग प्रक्रिया से राज्यपाल को हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात कि महाभियोग है वो कहां लाया जाए, इसके खिलाफ वो लाया जाए विधान मंडल में। यानी इसके खिलाफ जो महाभियोग है वो कहां लाया जाए, विधान मंडल में। मेरी बात समझ में आ रही है? विधान मंडल में इसके खिलाफ क्या लाया जाए, महाभियोग लाया जाए। ये बात किसने की, पुंछी आयोग ने। बाकी वही बातें हैं जो सरकारी आयोग के द्वारा की, वही बातें रिपीट है। लेकिन इस आयोग की ये दो बातें मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जामिनर पूछने की संभावना रखेगा। ठीक है। तो ये कहानी थी सारी सारी किसके संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। ठीक है। देखिएगा इधर कि जो राज्यपाल है इसकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार की जाएगी, आर्टिकल 155 के अनुसार। नियुक्ति करेगा कौन भाई, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। और राष्ट्रपति जो इसकी नियुक्ति करता है तो एक हस्ताक्षर, एक मोहर के माध्यम से पत्र जारी करके और फिर इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। बात क्लियर है? नियुक्ति को लेकर कुछ परंपराएं बन गई। परंपराएं ये बन गई कि राज्यपाल राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, परंपरा का उल्लंघन भी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व परामर्श किया जाए किसके साथ, राज्य के मुख्यमंत्री से, इसका भी उल्लंघन होता है।
फिर ये जो नियुक्ति में काफी विवाद बना, इस विवाद को निपटाने के लिए कुछ सुधार के लिए आयोगों का गठन हुआ। आयोगों में महत्वपूर्ण आयोग कौन सा है? एक तो सरकारी आयोग और एक कौन सा है? पूंछी आयोग। जिसमें से सरकारी आयोग क्या कहता है कि राज्यपाल जो नियुक्त किया जाए वह राज्यपाल किसी सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन होना चाहिए भाई? वो सामाजिक या प्रशासनिक या विशेष क्षेत्र का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। या फिर ऐसा करो, जो परंपरा चल रही है कि अल्पसंख्यक व्यक्ति को ही हम क्या कर रहे हैं, मुख्य राज्यपाल पद पर नियुक्त करें, उन्हीं को नियुक्त किया जाए। ठीक है, ये बातें कौन कह के गए? सरकारी। पूंछी आयोग सबसे महत्वपूर्ण बात बोल के गए कि ये जो प्रसाद पर्यंत जो शब्द है इसको क्या कर दो? हटा दो। ठीक है, तो ये थी बातें हमारे आर्टिकल 155 की। इससे पहले हमने बात की थी आर्टिकल 154 तक। ठीक है, तो जितनी जो बातें हमने आज जो इस सेशन में पढ़ी है वो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में जो आगे की जो व्यवस्था रहेगी, जैसे आर्टिकल 56, 156, 157, 158, वो बातें अपने करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है भाई, ओके।